कि मैं आप लोगों को हर दफ़ा एंड करते हुए ये बताती हूँ कि प्लीज़ इस पेज नंबर को याद रखिएगा। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता दे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मैनेजमेंट कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 पे थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे। तो पेज नंबर अगर आप लोग नोट कर लिया करें तो वुड बी रियली ग्रेट। और ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 86 से, तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर 2 में से, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट आपको करवा दिया था, मीटिंग्स नेगोशिएशन आपको करवा दी गई थी, ठीक है। मीटिंग्स और नेगोशिएशन भी मैंने आपको करवा दी थी। कोई भी स्टूडेंट है तो प्लीज वो चैप्टर, अगर पेज नंबर याद है तो प्लीज लिख दो टॉपिक या पेज नंबर। स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? बच्चों चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए। एक स्टूडेंट है, लेट मी सी कौन है। इर्जा, यू यूजुअली डोंट मिस द क्लास, तो जब तक बाकी बच्चे तो आ ही रहे हैं, टाइम होने ही वाला है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स करवा दिए थे। वी वर सपोज टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 एज फार एज आई रिमेम्बर। तो प्लीज बेटा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ स्टेक होल्डर हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैंने आपको उस दिन ये बोला था कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम स्किप कर रहे हैं। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ all the topics of chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस बुक इसमें से हम कवर कर चुके हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 मैनेजमेंट कंट्रोल स्टार्ट करना था। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हाँ, आप इर्जा आपको ठीक है, बाकी बच्चे भी आ जाएं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ बेटा, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, बुक नजर आ रही है जो मैंने शेयर की हुई है? ओके गुड, बस सही है। हम अभी 1-2 मिनट रुक जाते हैं, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो स्टार्ट करती हूँ। अनलकीली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। और लास्ट क्लास से भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि हालांकि वैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी लोड शेडिंग नहीं हो रही है ड्यू टू विंटर्स, बट ये 2 दिन से जो है थोड़ा सा तमाशा ज़्यादा हो रहा है। और अभी भी जैसे लाइट गई भी है, बट लेट्स सी, आने का टाइम हो गया, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो जितनी मेरी बैटरी चार्जिंग है, और हॉटस्पॉट पे मैंने मोबाइल लिया हुआ है, सो होपफुली आई विल बी एबल टू डू दिस। चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। बैटरी किस वक्त जवाब दे जाए। अच्छा जी, बेटा देखें, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। कंट्रोल जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब, कंट्रोल का दूसरा वर्ड जो हम यूजली यूज कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग, ठीक है। किसी चीज को भी मॉनिटर करना कि आपने जो भी प्लानिंग की थी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से में से पहला जो है वो ये आपका मतलब लास्ट आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से POLC, सी इज द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्लानिंग की है
अगर आप देखें POLC में से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। जो आपने प्लान किया है, प्लान का मतलब होता है आपने सेट किया है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टास्क को, फिर आप अपने उस टास्क को जो आपने सेट किया है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उनको आप अपने एम्प्लॉयज, अपनी टीम के अंदर डेलीगेट करते हो, फिर टीम मेंबर्स को गाइड करते हो, डायरेक्शन देते हो, जिसको कि हम लीडिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने भी बोला कि आप अपनी टीम के अंदर डिवाइड करते हो, डेलीगेट करते हो, तो ये भी टीम्स जो है ये क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर वाली ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, वो ऑर्डर वाले, ऑर्डर मतलब हुक्म वाला ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, तरतीब देना। तो लोगों को तरतीब देते हैं, डिपार्टमेंट्स को तरतीब देते हैं, फिर उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लीड करते हैं, और आखिर में फिर हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि जो भी हमने अपना गोल डिफाइन किया है, क्या वो गोल हम आया के अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि वो गोल हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या रीजंस है जिनकी वजह से हम नहीं कर रहे हैं। या बेसिकली अगर आप कह लें कि अगर डेविएशन है भी, तो अगर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डेविएशन है तो हम बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डेविएशन नहीं होती है, वहां पर हमें कंट्रोल का प्रोसेस करना पड़ता है। और कंट्रोल के प्रोसेस को पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपके पास स्टेप्स में, कि बेसिकली आप पर्सोनल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम कर रहे होते हैं। कंट्रोल मतलब एक हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की एग्जांपल ले लो। हेड ऑफिस में सारी पॉलिसीज बनती है जो अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब, आपकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर वो फॉलो की जाती हैं। तो जो आपके ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके अंदर जो पॉलिसीज होती हैं, वो ओनर एंड BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन कंट्रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज दे आर द ओनर्स। ठीक है, या दे आर द सिलेक्टेड पीपल, जिसको कि हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है कि हमने उन्हें चूज किया, हमने उन्हें ऑप्ट किया कि भाई वो डिसीजंस लेंगे, ट्रस्टिंग देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आउटपुट कंट्रोल की। आउटपुट कंट्रोल में बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं कि जो हमारा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उस दिन मैंने आपको बताया था, इनपुट इज द रॉ मटेरियल, प्रोसेस एनी प्रोसीजर, पॉलिसीज, एंड आउटपुट इज द फिनिश्ड गुड। तो जो हमारा अचीव्ड रिजल्ट है, जो हमारा फिनिश्ड गुड है, आया कि वो हमारे प्लान के हिसाब से अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्रोल। ठीक है, फिर हम ये कंट्रोल के अंदर आपके, अगर इफ यू रिमेंबर क्लान कल्चरल कंट्रोल, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जहां पर क्लान का मतलब मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अब ऑटोमेटिक हो गया, अब हम मशीनरी के ऊपर मूव कर गए। ठीक है, तो दिस इज विद टर्म्स ऑफ द मशीनरी, कि हम एक जैसे ग्रुप को ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग ऑफ वर्क को हमने ग्रुप टुगेदर करके हमने मशीनरी ऑटोमेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल के अंदर आप देख लें, इंटरनल कंट्रोल के अंदर बेसिकली ये दोनों वो कंट्रोल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस रिलेटेड चीजें होती हैं, जिसके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट फिलॉसफी, ऑपरेशन स्टाइल एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमेशा इंटरनल होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल कंट्रोल वेरी कर सकता है। कंट्रोल प्रोसीजर क्या होता है कि क्या मैकेनिज्म है, कहां पर हमने ड्यूटीज को सेग्रीगेट मतलब ज्वाइन किया हुआ है, एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, एक दूसरे को दो डिपार्टमेंट्स मिलके जो है वो सपोर्ट करेंगे। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है डाटा एक जगह एक्यूमुलेट करना ताकि फाइनल प्रेजेंटेशन दी जा सके। ठीक है, हर से हर का काम कलेक्ट करना, रिकंसाइल करना, ग्रुप टुगेदर करना, और फिर उसको प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट और मे बी द कस्टमर्स। ठीक है, अगर फिनिश गुड्स है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ कंट्रोल की। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि 3 लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड देन ऑपरेशनल। इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट, टैक्टिकल का मतलब होता है मिड मैनेजर, और ऑपरेशनल का मतलब होता है नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो कि काम कर रहे होते हैं, लेबर्स। इनके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं आपके स्टीफन पी रॉबिन्स को भी लेके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल थिंग। फिर यहाँ पर हमने 6 A's की
सिक्स एज देख के मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये उस दिन भी मैंने शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बट चलें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी को एक्सेप्ट करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जो बंदे को जो काम दिया जा रहा है, ही इज द बेस्ट रिसोर्स, ही इज द अप्रोप्रिएट पर्सन टू परफॉर्म दैट। तो अप्रोप्रिएटनेस के लिए उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उस काम को करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेसिबल, क्या जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, एक्सेसिबल का मतलब है कि क्या मुझे पॉसिबल है कि मैं उसको टेक्निकली ऑपरेट कर सकूं, एक्सेसिबिलिटी है, मेरी एक्सेस में है चीजें, क्या मेरी पहुंच है वहां तक, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड, टाइमली करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। देखिए मिस्टेक्स होती हैं, मैंने अभी आपको बोला करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, तो करेक्टिव मेजर्स को यहाँ पर उन्होंने एक्शन ओरिएंटेड का नाम दिया हुआ है कि जहां पर जो गलती हो रही होती है उसको ओवरकम करने की, गैप्स को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। एडेप्टेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल टू चेंज, ठीक है, टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अफोर्डेबल, ऑफ कोर्स बेनिफिट शुड बी मोर देन दी कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं कंट्रोल की। जाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। बेसिकली हमारा काम होता है कि हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए अपनी चीजों को प्लान करें। हाँ, कभी कभी हमारे पास टू एक्सपेंसिव या टू कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग जो है, ऑफ कोर्स टाइम इज मनी, तो हमें ये करना होता है कि बेनिफिट शुड ऑलवेज बी मोर देन द कॉस्ट, तो हमें एक्सपेंस बुरा नहीं लगता। और टाइम कभी कभी जल्दी डिसीजन लेना होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लेट डिले आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस रखने की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है काम के अंदर, विच इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, अ चैलेंज, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू सेट स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड। हर दफा हम एक सेट स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। ये चले प्रोडक्ट्स के लिए तो समझ में आता है कि हाँ प्रोडक्ट एक जैसे बनेंगे, बट सर्विस के अंदर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर कि उसको क्या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू आर गोइंग टू सम बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, तो हर की कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग होता है और हर कस्टमर को डील करने के लिए आपको डिफरेंट तरीका लगाना पड़ेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी पर थे, पेज नंबर अगर बता दो इर्जा, हेल्थ एंड सेफ्टी का पेज नंबर बता दो तो वुड बी रियली ग्रेट। मेरे ख्याल से हेल्थ एंड सेफ्टी कहाँ है, मेंटोरिंग हो गया था, आई रिमेम्बर दैट, या हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑलराइट, मेंटोरिंग के बाद है हेल्थ एंड सेफ्टी, फाइन, थैंक यू इर्जा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी। बेसिकली ये वो पॉलिसीज होती हैं जो हम किसी भी एम्प्लॉय, देखें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होता है कि अगर मैंने आईसीएमए में, आई वर्क एट आईसीएमए पी, आई वर्क एट सेवरल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एज वेल, तो मेरा हर जगह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि उन्होंने मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हायर किया है, ठीक है। ये तो चलो मेरी एग्जांपल है कि मैं एडहॉक पे हूँ, मैं विजिटिंग के अंदर हूँ, आई एम नॉट परमानेंटली वर्किंग समवेयर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं किसी भी कंपनी के अंदर परमानेंट स्टाफ होती हूँ ना, तो वहां पर मेरा ओपीडी भी होता है, मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी भी होता है, मेरा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट भी होता है, मेरा पेंशन अमाउंट भी डिडक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, कि किस तरह से कंपनी की पॉलिसी जो है वो मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। कहीं मेरे काम के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, वेट लिफ्टिंग जरूरत से ज्यादा तो नहीं है कि मुझे कोई बोन डिसलोकेट हो जाए या मुझे कोई खुदा ना खास्ता बीमारी लग जाए, तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक होते हैं। एम्प्लॉय को कोई ऐसा काम नहीं करना होता जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग एरिया के अंदर ही स्मोक करना होता है, सारी पॉलिसीज को वैसे ही फॉलो करना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि जो आपके के इलेक्ट्रिक के लोग काम कर रहे होते हैं, इवन रेन हो रही होती तो भी वो काम कर रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं बेटा, उन्होंने पूरे पूरे ग्लव्स पहने हुए होते हैं, उन्होंने पूरे आपके रबर के ग्लव्स, इवन कुछ फ्लोर्स जब स्लिपरी होते हैं तो उनको रबर के शूज भी पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी सुपरवाइजर को रखा होगा कि ये सारी चीजें जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द हेल्थ, फॉर मेंटेनिंग और एश्योरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स फॉर द पीपल वर्किंग और द फॉर द टीम्स वर्किंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सुपरवाइजर का काम है कि ये मॉनिटर करे कि हाँ उनको वो सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें
वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद है, मेंटेन्ड है। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी आपकी के इलेक्ट्रिक की कार है, उसके अंदर लेडर जो है वो इक्विपमेंट्स जितने भी हैं आपके पास, इवन आपके पास जो डिवाइसेस हैं फॉर चेकिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, तो क्योंकि ये सारे काम खतरे के होते हैं, ठीक है, इसीलिए आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ के इलेक्ट्रिक हियर। तो ये सुपरवाइजर का काम होता है कि वो इन सारी चीजों का ख्याल रखे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि फॉलोइंग आर द की एरियाज के पॉइंट्स को स्किम करते हैं। प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्क फ्री प्लांट एंड सिस्टम ऑफ द वर्क, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई भी रिस्क किसी भी किस्म का अगर कहीं भी किसी भी मशीनरी के अंदर, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फॉल्ट आया हुआ है तो उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंश्योरिंग द सेफ्टी इन यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस। अच्छा जी, ये एक बात की गई है कि जहां पर हमारा फिनिश गुड जो है वो रिटेल आउटलेट तक जाता है तो ये पूरा इंश्योर्ड ट्रक्स के अंदर ट्रेवल हो रहा होता है, क्योंकि एनी, और इनको हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि एनी डैमेज और एक्सीडेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड, जैसे शिफ्टिंग या ट्रेवलिंग पीरियड के अंदर, सो दैट वी इंश्योर इट विद द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, कोई नागहानी देखे, कोई भी एक्सीडेंट जो है वो कोई जानबूझ के प्लान करके नहीं करता है, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट्स डू हैपन। तो हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी यूजुअली क्या करती है कि इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांजिट पीरियड के दौरान जो ट्रेवलिंग ड्यूरेशन होते हैं उस ड्यूरेशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ट्रक्स को पूरे पूरे इंश्योर कर देती है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो वी आर बेटर ऑफ, ठीक है। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस टू द सुपरविजन। अच्छा, सुपरविजन की, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग जो है वो दैट्स अ मस्ट, and supervisor should make actually sure that his actually work is to look after the health and safety concerns of the people or the labor or the operational people who are working in the team or the organization or the department, ठीक है। वर्क प्लेस की सेफ्टी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी फ्लोर है, स्लिपरी है, कहीं पर भी कोई भी ब्रेकेज हुआ है। यस, आई रिमेंबर आई वाज गिविंग अ ट्रेनिंग, इट वाज अ वन डे सेशन एट वन ऑफ द होटल्स, आई डोंट वांट टू नेम द होटल, बट हम वहाँ पे लाहौर के अंदर थी ट्रेनिंग, और वहाँ पे बहुत मोटा बड़ा खूबसूरत सा कारपेट कालीन बिछा हुआ था। अच्छा, कालीन के नीचे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लगाए हुए थे लैपटॉप के ना, कनेक्टिविटी के, कनेक्टर्स के, इलेक्ट्रिक। सो मुझे नहीं पता था और मैंने वो पाँव रखा एंड आई फेल डाउन। सो वो ट्रेनिंग ही बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी की थी, तो वो एक इंसिडेंट बन गया था। और फिर वहां पर देवर पीपल जो कि थोड़ा सा हायर मैनेजमेंट के थे, दे टुक नोटिस ऑफ इट, और उन्होंने फौरन फौरन देन एंड देयर उस चीज को सील। हम जैसे ही लंच टाइम से आए, हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पे वो पूरी सीलिंग हुई हुई है, पैकिंग हुई हुई है। सो यू सी, यहाँ पर ये सारी चीजों को मेंटेन करना इन लोगों का काम होता है, ताकि कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा बड़ा डैमेज हो जाए, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, आपने ये देखा होगा हर जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, आपके फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। हाँ, तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि एवरीथिंग इज इन द वर्किंग कंडीशन। और ये जितनी फैसिलिटीज हमें रिक्वायर्ड है, वो एनफ एडिकेट फैसिलिटीज इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट जितनी भी रिक्वायर्ड है वो हर एम्प्लॉय को दी जा रही है, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी एंड अ सेफ्टी मीटिंग के अंदर हम बात करते हैं। पहले हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जो होती है, कमेटी का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये सबकी आवाजें उठाएंगे। ये जो है बेसिकली हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिनको ग्रीवेंस या जिनको प्रॉब्लम्स ट्रबलसम हो रहा होता है वो जाते हैं इनके पास और ये डिसीजन लेते हैं। ये फेयर जस्टिस जो है वो बेसिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं। सेफ्टी मीटिंग्स इंक्लूड ऑल एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट पर्सन इन देयर टू इंश्योर द इश्यूज आर एड्रेस्ड। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी मशीनरी का प्रॉब्लम है, कोई TNDA ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है, कोई आपके एनवायरमेंट के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिजास्टर बड़ा हो सकता है, सो दैट कंसर्न शुड बी एड्रेस्ड, ठीक है। सेफ्टी कमिटीज इफेक्टिव एंड सेफ्टी मैनेजमेंट टूल को एम्प्लॉयर के लिए, बेसिकली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के बेनिफिट के लिए तमाम तर सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए मेक श्योर करती है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े विथ रिस्पेक्ट टू इन स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जाहिर सी बात है गैप्स आ रहे होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्पेक्शन होती है, पूरा प्रोसेस होता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है, पूरा डिस्कशन, कमिटी बैठती है। कमिटी जो है वो एक्सीडेंट
के रीजंस क्या थे, उस वक्त कौन कौन लोग फ्लोर पे थे, किसी की नेग्लिजेंस, किसी एक इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है या ये मैनेजमेंट के नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये तो आपकी इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलता है, पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। फिर हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर रिगोरसली होना चाहिए। बेसिकली रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि देखें वी आर ऑल, इवन हमारा सेल फोन भी एक टाइम आता है कि इट स्टार्ट्स हैंगिंग अप। वाई? रीजन बीइंग के उसके अंदर डाटा जो है वो बहुत ज्यादा जाता है और वो उसकी वर्किंग थोड़ी स्लो आती है, फिर जब हम उसे रिफ्रेश करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं, वो नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, इसके हम सबको सारी बातें पता तो होती हैं, बट क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक इन फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर काम करते हैं, तो काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि हमारी कुछ चीजें, हमारे कुछ पैरामीटर्स हमारे जहन से निकल जाते हैं। सो ये कोर्सेज या ये ट्रेनिंग नीड्स जो हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, ताकि ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग होती रहती है। सो इट्स वेरी इजियर फॉर पीपल टू रिकॉल थिंग्स कि अच्छा हाँ ये तो चीज देखी नहीं मैंने, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डिवाइस, एनी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्स के लिए या हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को लेकर के रिक्वायर्ड होता है, तो उसके अंदर टॉप मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करती है। ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग पॉलिसीज के अंदर हम आ जाते हैं। बेसिकली ये एक कमेटी होती है जो कि बेसिकली ये चेक कर रही होती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी पॉलिसी बनी हुई है, जो भी प्रैक्टिसेस हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो क्या हम अपडेटेड हैं अकॉर्डिंगली? ठीक है, तो ये अपने आप को अपडेट रखने के लिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दैट ये चीज़ मॉनिटर की जाए कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अकॉर्डिंग टू दी करंट सिनेरियो फिक्स मतलब फिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इफ नॉट देन वी नीड टू मेक सम अमेंडमेंट्स इन द पॉलिसीज, ताकि किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि पॉलिसीज जो है वो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स और अरेंजमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशंस वगैरह सारी चीजें स्ट्रक्चर या वर्क प्लेस के ऊपर इन प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशन है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, सो वी कम अप इन द चेंजेस विद द पॉलिसीज। ठीक है, अमेंडमेंट्स होती हैं पॉलिसीज के अंदर। बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल क्या है? सबसे पहले ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है वी आर बाउंड, बोथ द पार्टीज आर बाउंड फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी थिंग्स बीइंग मेट। कॉस्ट सेविंग होती है, एक्सीडेंट या इलनेस को बचाया जाता है, तो इसमें हमारी बेसिकली एम्प्लॉयर का पैसा बच रहा होता है और एम्प्लॉय के एंड से जो है वो उसकी हेल्थ से ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, कंपनी का इमेज, एक कॉर्पोरेट इमेज बन जाता है कि हाँ जी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स अ ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं। और कुछ एम्प्लॉयर्स जो इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, खुसूसन हेल्थ एंड सेफ्टी, तो उनका एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है कि ये एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं करते हैं, तो पीपल डोंट लाइक वर्किंग और ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेल बींग ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनका मॉरल, उनका ट्रस्ट, उनकी मोटिवेशन, उनका वर्किंग, उनका प्रोडक्शन, उनकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि दे शुड बी ट्रस्टिंग द पीपल। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा कर लो, फिर मैं डिसिप्लिन के ऊपर मूव कर रही हूँ। अच्छा, डिसिप्लिन हमने बोवी एंड थिल से भी कर लिया था, तो मैं इसको बहुत सरसरी तौर पे करूंगी। हेल्थ एंड सेफ्टी हमने नहीं किया था, वो मैंने डिटेल के अंदर आप लोगों को करवाया है अभी। ठीक है, हम ये डिसिप्लिन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन चलो इसको हम यहाँ से एक दफा स्किम कर लेते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के बाद यहाँ पर ग्रीवेंस का प्रोसीजर है जो कि मैं यहाँ से करना चाहूंगी। तो डिसिप्लिन करके फिर हम ग्रीवेंस के ऊपर मूव करते हैं। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ। अच्छा, अब मुझे एक चीज और भी बताओ बच्चों, तुम लोगों ने अपने जो ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग सुन रहे होते हो, 18 चैप्टर्स, यानी हमने स्टीफन पी रॉबिन्स को पूरा कंप्लीटली थरली कर लिया है। आई होप कि हर बच्चे के पास पीपीटी ऑफ दोज 18 चैप्टर्स मौजूद हैं एंड यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। क्योंकि आई एम येट नॉट श्योर, लेकिन मैंने ये चीज सुनी है, मेरे सुनने में आई है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, बिकॉज आई कैप एंड ICMAP दोनों प्रोफेशनल बॉडीज उन्होंने डिसाइड किया है
एज पर दी स्केड्यूल, एज पर दी शेड्यूल जो है वो आपके एग्जाम्स होंगे। आपके रिस्पेक्टिव कैंपस जो है वो बेहतर सिचुएशन में है फॉर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट। मेरे पास जो बच्चे रिपीटर्स थे या जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है दिसंबर का पेपर देने की, अगर वो दिसंबर में पेपर देना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने स्टेफन पी रॉबिन्स के 18 चैप्टर्स ऑलरेडी अभी तक कवर कर लिए हैं। अब ये सिर्फ वो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं जो कि आपके करिकुलम के अंदर मैंने देखा था मौजूद हैं, बट स्टेफन पी रॉबिन्स में हमने ड्यू टू वहां पर ये चीजें मिसिंग थी, तो हमने ये बुक पिक की है टू कवर द एंटायर कोर्स आउटलाइन, दैट इज 100% कोर्स कवरेज। तो 80% कोर्स मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो 20% रहता है वो मैंने इस बुक के अंदर से आपको कवर करा देना है, और ये भी इंशाल्लाह एक दो हफ्तों के अंदर हो जाना है। तो आपका जो लेफ्ट ओवर कोर्स है वो मैं करवा दूंगी कवर, जबकि मैं मैनेजमेंट से भी बात भी कर लूंगी, हो सकता है मैं क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं आपकी, ठीक है, क्योंकि मेरा एम यहाँ पर आपको वो उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है जो दिसंबर के अंदर पेपर देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो रादर देन थ्रोइंग इट ऑन दी व्हाट्सएप स्क्रीन, बेटा क्लास के दौरान कर लिया करो, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर, ठीक है। अब हम डिसिप्लिन को कवर करने जा रहे हैं, प्लीज बी विथ मी। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। क्या हो गया, गैलेक्सी उर्दू कहाँ से खुल गई? उर्दू पॉइंट ना खोलो भाई। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। Nobody is actually asking anything most of the time. ये तो बहुत आगे चले गए, थर्ड चैप्टर। हाँ जी, डिसिप्लिन की बात हो रही है। जी, किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी कर लो। ठीक है जी, डिसिप्लिन की बात हम करने जा रहे हैं एंड वी आर ऑन पेज नंबर 96। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें कोई भी काम करने का तरीकेकार पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई है जो हमें मॉनिटर कर रहा है, कोई फोर्स है, कोई अथॉरिटी है, और अगर हमने अपना काम जिस तरीके से करना चाहिए अगर हमने उस तरीके से नहीं किया तो हमें किसी किस्म की पनिशमेंट होगी, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली आपको मैनेजमेंट को एक सेट रूल सेट करना होता है, और जो भी इंसान जो भी एम्प्लॉय है वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसे रीजन देनी पड़ेगी कि उसने वो रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए, ठीक है। ये बेसिकली एक लर्निंग मैकेनिज्म होता है जो कि एम्प्लॉयज को वक्तन फवक्तन सिखाया जाता है, उन्हें तंबी करके, उन्हें गोल सेट करके, उन्हें देखिए, जब भी हम काम कर रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आना इनएविटेबल है, ठीक है। हर इंसान का अपना एक बिहेवियर स्टाइल होता है, एक अपना बिहेवियर पैटर्न होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो रूल्स ये बना रही है वो इसीलिए बना रही है कि हर इंसान एक तरीके से बिहेव करे, ठीक है, और काम सफर ना करे बेसिकली। तो आपने डिसोबे नहीं करना होता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे बने हुए होते हैं। इफ यू सी ऑन दिस लाइन, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, आपके पेज नंबर 97 के स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि तमाम तर एम्प्लॉयज को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, कोई भी डिसोबे ऑफ द रेगुलेशंस या वायोलेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अब्यूजिव वर्ड्स या एग्रेशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें इस किस्म का कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं, बेसिकली हम इन सारी चीजों को प्रिवेंट कर लें वो बेटर है, रादर देन कि हम वेट करें कि ये बीमारी हो आएगी तो हम उसके नताज निकालेंगे। तो बेसिकली हम डिसिप्लिनरी एक्शंस एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने से पहले ही फॉर्म कर दिए ताकि हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन को फेस ही ना करना पड़े जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, ठीक है। डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर,
अब ग्रीवेंस का एक टर्म जो मैंने डिसिप्लिन क्यों दोबारा इस चीज को कवर किया, उसकी वजह यह है कि इसको इन्होंने ग्रीवेंस से रिलेट किया है। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पर एम्प्लॉय को ये रियलाइज होने लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो लोगों को बेसिकली ये दोनों चीजें हम लिंक कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि उन्हें बेसिकली फोर्स करना चाहिए कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स दो तरीके से हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड सेट करके भी हम फोर्स कर सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट री कहते हैं, कि आप अगर किसी एम्प्लॉय का कंडक्ट अच्छा है तो अच्छे कंडक्ट होने की वजह से के एवज उसको हम कोई रिवॉर्ड दें। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉय सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटिन्यूअसली तोड़ रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट कोई उसकी पनिशमेंट रखें। Problems when standards are not met or when employees raise grievance may often be dealt with formally, but if a formal approach is needed, then procedure help employers to be fair and consistent. अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रीवेंस की फीलिंग आती है, उसे जाके अपने एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए, अपने बॉस से बात करनी चाहिए, और एक हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोसीजर बना हुआ है टू रिजॉल्व द ग्रीवेंस। ठीक है, disciplinary procedures will be used for a problem with employees conduct performance, although some organizations have separate procedure for dealing with the performance problem. अब परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो एक डिफरेंट चीज है, डिसिप्लिन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक अलग चीज है। ग्रीवेंस हो रही है एम्प्लॉय के एंड के ऊपर, उसको भी डील करने का, ये तीनों चीज स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन इनके पूरे पूरे प्रोसीजर्स बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, grievance procedures are used for considering problems or concerns that employees wish to raise with their employers। यानी अब ग्रीवेंस ऐसी चीज होती है कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने एम्प्लॉयर को बताएगा कि मुझे यहां पर ये फील हो रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी की जा रही है। इसके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड अ फ्रेम वर्क फॉर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, यहां पर आपके रूल्स सेट हैं, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस आर अबाउट पीपल नॉट प्रोसेस। डिसिप्लिन या ग्रीवेंस दोनों लोगों को होती है, प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट discipline and grievance are the part of the people, not the process. In most cases, employers should aim to improve and not punish. पनिशमेंट से हम शॉर्ट टर्म चीजों को तो कंट्रोल कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर पीपल विल स्टार्ट बी रिबेलियनस हो जाएंगे, वो बगावत पे उतर आएंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको फर्दर डील करने में। इन अ वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स मे नॉट बी नीडेड वेरी ऑफन। अगर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर डिसिप्लिनरी इश्यूज होते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि उन्हें कैसे बिहेव करना है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है तो मुझसे पूछ लो भाई। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। अच्छा जी, पेज नंबर 97 के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, जहां पर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अबाउट हाउ फॉर्मल और एक्सटेंसिव देयर प्रोसीजर्स नीड टू बी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, ये एम्प्लॉय पे भी डिपेंड करता है। एक रूल बना करके उसको बिल्कुल फिक्स नहीं कर देना चाहिए, कहीं कहीं पर आपके पास लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, because imposing certain kinds of penalty short of dismissal such as suspension without pay order, यानी किसी की आपने विदाउट पे उसको सस्पेंड कर दिया है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें, ये प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि डिसमिसल जो है वो अनफेयर हो जाता है, एंड एज एन एम्प्लॉयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन
किसी भी ऐसी चीज को अपने सर पे लेना पसंद नहीं करेगी जिसकी वजह से हम अनफेयर कॉल किए जाएं, ठीक है? सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनफेयर. Statutory procedures involve the following 3 steps. पेज नंबर 98 के टॉप पर आ जाइए, जो 3 पॉइंट्स 3 बुलेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? अ स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑफ व्हाट इट इज एम्प्लॉय इज एलिज्ड टू हैव डन, यानी अब एम्प्लॉय ने क्या क्या काम करना है लीगली, ठीक है? लीगली उसने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीजें उसकी जेडी के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं, ये हम डॉक्यूमेंट करके उसको देते हैं. उसके बाद हम मीटिंग करते हैं जिसमें हम सिचुएशन को थ्रू डिस्कशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद एम्प्लॉय के पास एक राइट होता है दैट पर्सन कैन एक्चुअली मेक एन अपील टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हायर मैनेजमेंट, ठीक है? द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर इज मिनिमम स्टैंडर्ड. लेबर एपेटीट ट्रिब्यूनल्स expect employers to have fairly and reasonably. Employers and employees should start taking each other long before the dismissal stage, for example through counseling or working out an improvement note for an employee's performance. Dismissal is not the solution. पहले employer को, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहिए. डिसमिसल इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी खराब होगा और वो एम्प्लॉय जिसको हम डिसमिस कर रहे हैं वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी कैरी करेगा. Disciplinary procedures are an aid to effective management of people and should not be viewed primarily as a means of imposing sanctions. हमारे पास इख्तियारात तो हैं एज एन एम्प्लॉयर, लेकिन हम कोई चीज इम्पोज ना करवाएं तो बेहतर रहता है, ठीक है? डिसमिसल डज अकर. कभी कभी हमें एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने की जरूरत पड़ जाती है. ये एक ट्रिब्यूनल प्रोसेस होता है जिसके अंदर लेबर अपने हुकूक को क्लेम कर सकती है. फवाद, तुमने काफी सारी क्लासेस मिस की हैं. हमने लेबर को लेकर के काफी डिस्कशंस क्लास के अंदर किया है, ठीक है? लेबर क्या होती है, लेबर क्लास कौन सी होती है, हु इज द लेबर यूनियन, यूनियन क्या होती है, व्हाई डू वी फॉर्म यूनियंस, ठीक है? यहां पर यूनियन फॉर्म होती है जो कि मेक श्योर कर रही होती है कि किसी भी लेबर के साथ नाइंसाफी ना हो. और ये जो पूरा जो प्रॉब्लम का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको ट्रिब्यूनल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है? सही है. बस दुआ करो बच्चों जल्दी से लाइट आ जाए, मेरा लैपटॉप की बैटरी भी जाने वाली है. यस, ठीक है, बेहतर करे. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अभी मेरे पास बैटरी चार्जिंग ये शो कर रहा है 40% रिमेनिंग है, और मेरा मोबाइल भी बिल्कुल डेड, क्योंकि ये काफी मतलब अगर मुझे याद नहीं है, आई वाज स्लीपिंग और मैं सुबह में उठी तो लाइट नहीं थी. सो आई हैव नो क्लू कि रात में गई किस वक्त है, क्या हुआ है, आई डोंट नो. होता नहीं है यूजुअली, बट अगर मैं किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो यू गाइज आर गोइंग टू वेट अनदर 2 or 3 minutes. मुझे लॉग इन होना होगा, मैं हो जाऊंगी. वरना अगर मेरा मोबाइल चलता रहा तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी, ठीक है ना? तो आप समझ जाइएगा कि क्लास वहीं पे एंड हो जाएगी. आई डोंट नो, ये मैं चाह नहीं रही हूँ, हालांकि मैं खुद चाह रही हूँ कि क्लास को, आई विल बी टॉकिंग टू द मैनेजमेंट इवन, मैं जरा क्लासेस के ड्यूरेशंस बढ़ा दूंगी और आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू ऑल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे वे वो आए. अब हाँ, अच्छा, यहां पर हमने बात कर ली कि अब उसके पास राइट होता है अपील करने का, और बेसिकली कभी कभी मामला अगर ऑर्गेनाइजेशन के हुदूद तक तय नहीं हो सकता है तो हम लीगल वेज भी ऑप्ट करते हैं, ठीक है? लीगल वेज भी ऑप्ट किए जाते हैं, बट उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिफेमेशन मिलती है, गलत नाम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती नहीं है फेस करना, ठीक है? अब स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिसिप्लिनरी प्रोसेस. सबसे पहले हम बात करते हैं
एक इनफॉर्मल टॉक होती है, एक ओरल वार्निंग होती है। देखो ये पूरा प्रोसेस मैंने क्लास के अंदर जो मेरे बी सेक्शन के बच्चे हैं उनको मैंने करवाया हुआ है, लेकिन फिर से हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं करवाया है। होता क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी पॉलिसी को तोड़ रहा है, उसका बिहेवियर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले मैं उससे एक दफा इनफॉर्मल गुफ्तगू करूंगी। आई विल हैव एन ओरल इनफॉर्मल डिस्कशन विद दैट इंडिविजुअल कि आइए जी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और चाय और कॉफी के टेबल के ऊपर मैं उससे डिस्कशन करूंगी, उसको बताऊंगी कि भाई आजकल जो है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी बड़ी कंप्लेन्स आ रही हैं, क्या मसला है। मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगी कि उसके बिहेवियर के अंदर ये चेंजेस क्यों आ रही हैं। ठीक है, पहला तो ये काम हो गया कि मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है इनफॉर्मल तरीके से। वहां पे मैंने कोई फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या इख्तियारात या अथॉरिटी यूज करने की कोशिश नहीं की है। एक दोस्ती में इनफॉर्मल तरीके से मैंने उसे एज अ कोलीग, एज अ कोवर्कर एक बात कह दी कि ये मसले हमारी नॉलेज में हैं एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन इट। ठीक है, फिर होता है अगर उसने उसके ऊपर फिर भी ध्यान नहीं दिया तो मैं उसको एक ओरल, ओरल का मतलब है जबानी वार्न करना कि देखो भाई सुधर जाओ। अब चीजें अगर अब मजीद कंप्लेन आएंगी तो वी विल बी लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन देन टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू। ठीक है, ये ओरल वार्निंग है, अभी भी रिटर्न की कोई बात नहीं है। फिर तीसरे वाले पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रिटन ऑफिशियल वार्निंग देते हैं, जिसको हम फर्स्ट वार्निंग अगर कह लो तो हम ओरल दे ही चुके हैं, ये एक तरीके से सेकंड वार्निंग होती है, फर्स्ट के बाद होती है, लेकिन ये फर्स्ट इन द सेंस ऑफ द रिटन वार्निंग। फिर हम बेसिकली अगर उस वक्त भी वो नहीं सुधरता है, लिख के भी दे दिया तब भी उसने अपने बिहेवियर के अंदर कोई सिचुएशन, कोई चेंज नहीं किया, तो अब हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब है विदाउट पे उसको हमने बोल दिया 15 दिन या 1 महीने के लिए तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ढीठ होते हैं उनके लिए ये भी काम नहीं करता, तो बेसिकली हम सस्पेंशन के बजाय ले ऑफ के ऊपर यानी उनको निकालने के ऊपर जा रहे होते हैं। एक और सिचुएशन हैंडल करने का तरीका होता है कि उनको डिमोट कर दो या ट्रांसफर कर दो, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आपने किसी को एक दफा वार्निंग रिटर्न में दे दिया तो उसकी वर्थ होनी चाहिए। अगर वो बंदा फिर भी नहीं सुधर के दे रहा है, वो अपने रवैये को फिर भी बेहतर नहीं कर रहा, वो फिर भी पॉलिसी को तोड़ रहा है, तो उसको देखा दाखी और 5-6 लोग जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनकी नॉलेज में ये सारा प्रॉब्लम है, वो भी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे। सो इट्स ऑलवेज मोर बेटर फॉर बोथ ऑफ अस टू गेट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब हम जा रहे हैं डिसिप्लिनरी सिचुएशन क्या होती हैं। डिसिप्लिनरी सिचुएशन हम किन क्या चीजें हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, देखो लीविंग वर्क अर्ली, यानी आप 9 to 5 की जगह आप 9 to 3, 3 बजे निकल जाते हैं आप ऑफिस से, तो ये तो आप रोजाना, आप चलो वंस इन अ ब्लू मून समझ में आता है आपने, और उसके लिए भी आपको अपने बॉस को, जो इमीडिएट बॉस लाइन मैनेजर होता है, उसको लूप में लेना पड़ता है कि देखिए मुझे ये काम है, मुझे आज जरा जल्दी जाना होगा, ही विल अलाउ यू, दैट इज ओके। ठीक है, बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बगैर बताए हुए निकल जाते हैं। डिफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस के अंदर डिविएशन है, काम जैसा करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, आपका काम में फॉल्ट है, एरर्स हैं। ब्रेकिंग सेफ्टी और अदर रूल्स, आप किसी एक रूल को, किसी पॉलिसी को तोड़ रहे हैं, आप किसी सेफ्टी रूल को तोड़ रहे हैं, जो कि आप ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रिफ्यूजिंग टू कैरी आउट लेजिटिमेट वर्क, लेजिटिमेट का वर्क का मतलब होता है जो काम आपने अग्री किया है, जो आपकी जॉब ड्यूटी के अंदर मेंशन्ड है कि ये आपका काम है, आप अपनी लीगल काम को, जो कि आपको लीगल तरीके से दिया जा रहा है, जिसको आप बाउंड है करने के लिए, जब आप वो करते कि ये मैं नहीं करूंगा, तो अब तो ये तो गलत है ना। आप ऐसा तो हो नहीं सकता, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ कि आपको जो भी काम दिया जाएगा आप वो काम करेंगे, और वो काम भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेंशन्ड है। पुअर एटीट्यूड यानी आपके बिहेवियर के अंदर जो है वो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इन चीजों को हम कहते हैं कि ये डिसिप्लिनरी सिचुएशंस हैं, इनके ऊपर किसी भी कंपनी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के इख्तियारात हैं। अब हैंडलिंग डिसिप्लिन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो सिचुएशन आ गई ना, अब इनको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकरेज इंप्रूवमेंट। हम एम्प्लॉय के साथ रिगोरस ट्रेनिंग करते हैं, उसे बुला करके उसे उसे ओरल इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू उसे हम
मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा कोई सिचुएशन ही ना रहे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए या प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ जाए कि हम उसे हैंडल ना करने की सिचुएशन में आ जाए, दैट वी अवॉइड डूइंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्ट प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है बेटा, देखें, जब ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी ना, एक बंदा, एक एम्प्लॉय बगैर बताए हुए मेरे ऑर्गेनाइजेशन से एक दिन निकल गया, तो मैं उस वक्त ही उससे बात कर लूंगी ताकि वो ये काम दोबारा ना करे। क्योंकि अगर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया ना एज अ मैनेजर, आज एक गया है कल सारे चले जाएंगे मेरे एम्प्लॉय बगैर मुझे बताए हुए, तो फिर काम कौन करेगा। फिर हम बात करते हैं, कभी भी कोई भी किसी के भी खिलाफ हमें कोई भी कंप्लेन होती है, यू नीड टू गैदर एविडेंस, दैट इज वी कॉल फैक्ट्स। क्योंकि जब मैं उसके सामने बात रखूंगी तो मेरे पास इतने फैक्ट्स होने चाहिए कि वो डिनाई नहीं कर सके। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू रिमेन फर्म ऑन व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यू शुड हैव द एविडेंस इन हैंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइनली, फिर हम डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ जाते हैं। हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं जहां पर भी नेसेसरी होता है। ठीक है, और उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के अंदर भी इन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, विच इज देयर ऑन पेज नंबर 100। मैं इसको मूव कर देती हूं ताकि आप लोग रीड कर सको। ये 3 पॉइंट्स जो ऊपर पेज नंबर 100 के ऊपर है, सबसे पहले, ड्रॉप द मैटर, देयर मे बी नो केस टू आंसर और द मैटर मे बी रिगार्डेड एज। अच्छा, यहां पर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है बेटा, लो भाई, मेरे मैसेजेस किसके आ रहे हैं इस कदर, बच्चों के आ रहे हैं। मैम आ गई हैं, अगेन पहले वाले लिंक ज्वाइन कर लो। वाओ नाइस, नहीं आ रही। बेटा किसको आवाज नहीं आ रही है। जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही है, दे कैन लॉग इन अगेन एंड दे विल बी एबल टू लिसन, क्योंकि बाकी हमारी क्लास बहुत आराम से चल रही है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम दैट इज एक्चुअली एट योर एंड, और मुझसे ड्यूरिंग द क्लास वाइल आई एम टेकिंग द क्लास इस तरह की हेल्प एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि मैं मोबाइल को साइलेंट पे करके नहीं देख रही होती हूँ। अच्छा, ट्राइवियल का मतलब होता है वेरी लेस इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो हम मैटर को ड्रॉप कर देते हैं, मैटर को ड्रॉप कर देते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट, इतनी अहमियत का मैटर नहीं है, चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया, वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, तो अब यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अरेंज काउंसलिंग, टेक इनफॉर्मल एक्शन, इनफॉर्मल एक्शंस आप ले सकते हैं, काउंसलिंग कर दें, इनफॉर्मल डिस्कशन कर लें। सिचुएशन को वर्स नहीं करना होता, हमें सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। और हम फिर आखिर में बहुत तो बहुत ये कर सकते हैं कि एक पैनल बैठा दिया हमने, 3 लोगों के सामने हमने एक डिसिप्लिनरी मीटिंग बैठा दी, ताकि उस बंदे को भी जिसके खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं, उसको भी ये पता चल जाए कि नाउ यू नो there is not only one person dealing with me, that is my immediate boss, but there are a group of people who actually know this problem, तो वो थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी इमीडिएट बॉस इतना इनफॉर्मल हो जाता है कि उसकी बातों को हम सीरियस लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, स्टे काम। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, प्रोसीडिंग्स हो रही होती है, तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू हैंडल द मैटर विथ केयर। आप ये नहीं कर सकते कि आप बर्स्ट आउट करें। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सेम रहे, सेम रूल्स ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर रहें, अपने अब जो भी बात आपने की है उसके ऊपर फर्म रहें। कंसिडर ईच केस ऑन इट्स मेरिट्स, क्या फायदा है, हर केस अलग होता है, हर जगह सर्कमस्टांसेस एंड पीपल आर इन्वॉल्व। ठीक है, फॉलो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, एंड आपने फॉलो करना होता है, जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी आपका प्रोसीजर है, उसको आपने फॉलो करना है। जो भी आपका मिनिमम सेचुरी मतलब मिनिमम लीगल प्रोसीजर ऑफ द पॉलिसी है, वो आपने करना है। सस्पेंशन विदाउट पे भी करनी है तो आप करें, ताकि ये दिस विल बी अ लेसन फॉर ऑल अदर्स हु आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग और कीपिंग एन आई ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सस्पेंड कभी कभी हम विथ पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस केस के अंदर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो, वरना आप पेमेंट रोक दें ताकि उसको सजा फील हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है,
कि यहाँ पर बेसिकली अब एक इंडिविजुअल अपने आप को खुद डिसिप्लिन करने के लिए ये एम्प्लॉय खुद करता है कि एम्प्लॉय ने करना है, द मोस्ट एम्प्लॉयज वांट टू डू द राइट थिंग। तो यहाँ पर अब एम्प्लॉय ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, उसको पता है कि उसका क्या प्रोसीजर है, क्या नॉर्म्स है। पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ड अपॉन द premise that most employees want to do the right things। यानी अब एम्प्लॉय ये समझ चुका है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करेगा, क्योंकि आपने थ्रू इनफॉर्मल डिस्कशन उसको बता दिया है कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी भी स्टूडेंट को है तो प्लीज बेटा कर लो। If you have any question, you can ask me now. Acha, once employees know what is expected of them and feel that the rules are reasonable, self-discipline behavior becomes a part of collective attitude and group norm। एक बंदे को जब ये पता चल जाएगा क्या चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो तमाम तर दूसरे एम्प्लॉयज भी, जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी हैं, वो भी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेंगे। कोई सवाल मजीद किसी भी स्टूडेंट को है तो प्लीज कर लो। एक इंसान जब रूल तोड़ता है तो पूरा ग्रुप रूल तोड़ना शुरू कर देता है, इसीलिए जरूरी होता है कि जहां पे प्रॉब्लम आ रही होती है वहां पे फौरन के फौरन करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। अब मैं ग्रीवेंस के प्रोसीजर पे जा रही हूं। डिसिप्लिन का हमारा सेल्फ डिसिप्लिन का टॉपिक खत्म हो चुका है। यहां पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। आपका पेपर जो है एमसीक्यूज बेस्ड आएगा। इन सवालों को अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रीड कर सकते हैं, बट मैं आगे ग्रीवेंस प्रोसीजर पे जा रही हूं। दैट इज ऑन पेज नंबर 101। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज बेटा मुझसे कर लीजिए। Any question if you have, please you can ask here। फवाद बेटा आवाज आ रही है आपको? इर्जा आवाज आ रही है? इज नूर खान देयर? हादिया आवाज आ रही है? ओके, उजैर नदीम भी है, ठीक है। तो अब जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, ये उनके एंड पे उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। आई वोंट बी एबल टू हेल्प देम। एनीवेज, ग्रीवेंस प्रोसीजर को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीवेंस एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पे एम्प्लॉय ऐसा फील करता है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उसके साथ कोई भी अनफेयर काम हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कोई फर्क रखा जा रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस ही वैसी है जैसी उसकी है, लेकिन उसको ज्यादा अच्छा अप्रेजल मिला है, मुझे अप्रेजल जो है वो अच्छा नहीं मिला। सो यू हैव अ फीलिंग कि आपके साथ बराबरी या फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है, पेज 101 पर ये स्टार्ट हो रहा है। पहला पॉइंट है, बुलेट प्लीज बी विथ मी। एम्प्लॉइज को जब भी ग्रीवेंस की फीलिंग आए, उन्हें चाहिए कि वो अपने कोलीग, अपने स्टाफ, अपने इमीडिएट बॉस से उस ग्रीवेंस की फीलिंग को डिस्कस करें। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव यहां पर लिखा हुआ तो है, बट यूनियन को बाद में इन्वॉल्व करना चाहिए। पहले वो अपने लाइन मैनेजर से खुद बात करके देखे। अगर वो नहीं बात, अगर तो ये देखिए यहां पर ये यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जिस लेवल के लिए लिखा गया है, दैट इज द नॉन मैनेजरियल स्टाफ। नॉन मैनेजरियल स्टाफ कभी भी अपने मैनेजर से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, इसीलिए यहां पर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड यूज किया हुआ है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ द ग्रीवेंस इज वारंटेड इट इज टेकन टू एम्प्लॉयज इमीडिएट सुपीरियर। देखो,
यहां पर बात वो यही कह रहा है कि जो भी आपका इमीडिएट सुपीरियर है, अगर आप वाकई में ग्रीवेंस जो है वो हो रहा है और उसके बारे में ये कहते हैं, वारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ओपनली जाकर के अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाके सुपीरियर से इसको जरूर डिस्कस करें, जो कि आइडियल होता है, रादर देन डिस्कसिंग विद योर कोलीग्स एंड स्टाफ। वो कोलीग, स्टाफ या यूनियन रिप्रेजेंटेटिव लेवल ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो नॉन मैनेजरल स्टाफ कर सकता है, बट मैनेजरल स्टाफ नहीं ऐसा करे। उसे चाहिए कि वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से बात करो। इफ द सुपीरियर कैन नॉट हेल्प, तो आप आगे सुपीरियर के मैनेजर को स्टाफ लाइन ऑफ कंट्रोल में जा सकते हो, ठीक है। कि अगर आपका सुपीरियर, आपका इमीडिएट बॉस आपको ये कह देता है कि मैं सिचुएशन में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर उसने आपको ये बात क्लियरली बोल दी है तो आप उसके बॉस के पास जाओगे, वरना आप उसे सुपरसीड करने की कोशिश नहीं करोगे। डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कलेक्टिव ग्रीवेंस। सबसे पहले कलेक्टिव ग्रीवेंस का मतलब होता है पूरे ग्रुप को प्रॉब्लम है, और इंडिविजुअल का मतलब होता है ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है या आपकी ये ग्रुप का प्रॉब्लम है। कोलीग, स्टाफ और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव शुड बी परमिटेड टू बी इन्वॉल्व। अब यहां पर ये जो बात आ रही है कोलीग, स्टाफ और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, ये बेसिकली नॉन मैनेजरियल स्टाफ के अंदर ये अलाउ, परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इफ यू हैव ग्रीवेंस यू कैन डिस्कस इट अमंग विद योर अदर स्टाफ मेंबर्स कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग भी आइडेंटिफाई करें कि उन्हें भी ऐसा फील हो रहा हो, तो वो इंडिविजुअल ग्रीवेंस नहीं होगी, वो फिर कलेक्टिव ग्रीवेंस बन जाएगी, जिसके बिहाफ पे एक एक बंदा करके नहीं जाएगा सुपरवाइजर के पास। वो पूरा जो यूनियन लीडर होगा वो बंदा पूरे ग्रुप की बात लेके जाएगा और जाके टॉप मैनेजमेंट के सामने रख देगा। डू यू अंडरस्टैंड इट बच्चों? समझ में आ रहा है प्रोसेस? फिर इस ग्रीवेंस इशू को सॉल्व करने का, सॉल्यूशन देने का एक टाइम लाइन होनी चाहिए, और अगर टाइम लाइन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो ट्रिब्यूनल या अपील, फर्दर अपील करना, लीगल इसके ऊपर एक्शन लेना हर एम्प्लॉय का बेसिक राइट है। ठीक है। बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवेंस एंड, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये पहली हेडिंग देखो, बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर, पेज 102 की पहली हेडिंग है। एम्प्लॉयर को लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो मीट करे अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को, नॉट ओनली फीलिंग्स, ग्रीवेंस को एड्रेस करे। ठीक है, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे पास आता है और आके बोलता है मिस सारा मुझे ये फीलिंग है कि आप मतलब जो है आपका बिहेवियर एम्प्लॉय 20 से ज्यादा बेहतर है, हालांकि मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे जो है वो उस तरीके से बात नहीं करती हैं, या आप मुझे, अब मेरा अप्रेजल से मैं खुश नहीं हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मेरा जो अप्रेजल आपने किया है दैट इज फेयर, सो आई विल बी अलाउइंग देम टू टॉक टू मी इन ओपन, और मैं कोशिश करूंगी जितना मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। कॉस्ट सेविंग होना चाहिए, लीगल डैमेजेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो, अगर ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो लीगल डैमेज आएगा, बात प्रेस में जाएगी, अखबार में जाएगी, दैट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना होता है जिससे कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर खराब हो जाएगी तो उसको बिल्ड करने में इमेज इंप्रेशन खराब हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कॉस्ट हमें नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज के वेलबींग को, जब हम इम्प्रूव करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, तमाम तर चीजों के अंदर बे इंतहा फर्क आ जाता है। ठीक है, सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम को सही तरीके से करें ताकि किसी भी ट्रिब्यूनल की जरूरत ना पड़े। ट्रिब्यूनल का मतलब यहां पर आप देखें बेटा, ये एक जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, अब आप जुडिशन के अंदर चले गए हैं,
लीगैलिटीज के अंदर चले गए हैं, बात ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ये अनफेयर हो जाता है, लेकिन इसका हम हर एम्प्लॉय को राइट देते हैं, लीगली ये आपके पास राइट है टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। ये हर एम्प्लॉयमेंट का राइट है। ये देख लें, यहाँ एक लाइन में, आखिरी लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है ट्रिब्यूनल के अंदर, दिस इज द एम्प्लॉयमेंट राइट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, किसी को अनफेयर तौर पे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो ये उस एम्प्लॉय का राइट है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है और अपना केस फाइल कर सकता है, जुडिशरी के पास जा सकता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे, इन ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं फॉर द ट्रिब्यूनल्स। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट अ ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रिब्यूनल जुडिशरी के पास नहीं जाना चाहिए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेना चाहिए एट योर ओन। तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन या कंसीलिएशन, ये आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं और आप यहाँ पर आर्बिट्रेशन के अंदर दिस इज दोनों पार्टीज मिलके, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर खुद किसी थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करते हैं कि तुम इस मसले का हल निकालो। ठीक है, और कंसिलिएशन का मतलब भी यही होता है कि हम सेटल डाउन करते हैं डिस्प्यूट। ठीक है, बिफोर द ट्रिब्यूनल हियरिंग आपने कंसिलिएशन कर ली, यानी कुछ यू हैव टू गिव अप, कुछ द अदर पार्टी हैज टू गिव अप एंड यू आर म्यूचुअली रीचिंग टू विद अ कंसेंसस टू एन अग्रीमेंट। तो ये दोनों आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के अंदर ये थर्ड पार्टी होती है, ये इन्वॉल्व होती है और ये आपको हेल्प करती है विद सॉल्विंग योर ग्रीवेंसेस। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो बेटा कर लो। आर्बिट्रेशन एंड देन कंसिलिएशन, 102 के ऊपर आर्बिट्रेशन है और 103 के ऊपर कंसिलिएशन स्टार्ट हो रहा है। आर्बिट्रेटर इज अ जज, आर्बिट्रेटर कैन बी रेफर्ड एज अ जज, क्योंकि ये जो डिसीजन देता है वो दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना होता है। कंसिलिएशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये टू वे प्रोसेस होता है और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेंसस के साथ, अग्रीमेंट के साथ सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ये सवाल तुम लोगों को करना चाहिए था, बट सारे के सारे बच्चे सो रहे हैं। क्या ख्याल है? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? कोई सवाल है किसी बच्चे को तो प्लीज बेटा पूछ लो। कोई क्वेश्चन है किसी का? कंसिलिएशन तक कोई सवाल अगर किसी का भी है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं सेवेंथ हेडिंग के ऊपर एंड द सेवेंथ हेडिंग सेज डिसमिसल एंड रिडंडेंसी। अच्छा, डिसमिसल का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ और विदाउट नोटिस। विथ नोटिस मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गिवन होता है ईदर ऑफ द पार्टीज जब जॉब को छोड़ेंगे तो वो एक नोटिस पीरियड सर्व करेंगे। दैट कुड बी ऑफ 1 month। देयर इज वन ऑफ द बैंक, आई डोंट वांट टू नेम द बैंक, बट वहां पर 90 days का है। तो दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस पीरियड कितने दिनों का हो।
ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फिक्स नहीं है कि सिर्फ 30 डेज का ही नोटिस पीरियड होता है. आई नो वन बैंक जहां पर 90 डेज का भी नोटिस पीरियड है. ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज को देना होता है. अगर अर्जेंट बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, विदाउट नोटिस देना चाहते हैं, तो वो एम्प्लॉय जो है वो 1 महीने की सैलरी अपनी दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को. इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट नोटिस एम्प्लॉय को हटाना चाह रही है तो वो 1 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर सकती है. ये तो हमने बात कर ली विथ नोटिस या विदाउट नोटिस की. ठीक है, अब एक और बात होती है जहां पर हम बात करते हैं कि ये सिचुएशंस हो कहां कहां पर सकती है. ठीक है, तो इसके पेज नंबर 104 के ऊपर यहां देखें, डिसमिसल इज नॉर्मली फेयर ओनली इफ द एम्प्लॉयर कैन शो दैट इट इज फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. अब ये हम हटा कब सकते हैं एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर हम कर सकते हैं. सबसे पहले, अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, वो अपने कोवर्कर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, अपने बॉस की बात नहीं सुनता है, कंडक्ट इज नॉट गुड, पुअर कंडक्ट. ठीक है, अ रीजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब. अगर एम्प्लॉय ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे और किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड था उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर, तो हम फौरन बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन या फ्रॉजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ये एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, एक्सक्यूज मी. अच्छा, इसके बाद एक और हेडिंग है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जो है दैट वाज रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब है कि दो लोगों को हमने रखा था, हालांकि वहां पर हमें एक बंदे की जरूरत थी, तो जॉब जो थी वो रिपीटेड थी. देयर वाज अ रिपीटेशन इन द जॉब. सो क्या होगा, हम यहां पर एक एम्प्लॉय को हटा सकते हैं. ठीक है, एक एम्प्लॉय को हम हटा सकते हैं. कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट बीइंग कंटिन्यूड. अब किसी लीगल रीजन की वजह से या किसी लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इफ यू सी, हमारी पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस आती रहती हैं. फॉर एग्जांपल, अब वीजा पॉलिसी चेंज हो गई है, तो ये लीगल रिस्ट्रिक्शन हो गई है. उसकी वजह से अगर किसी एक नेशनैलिटी के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उनको वापस जाना पड़ सकता है अपनी कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, जीसीसी रीजन से अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर से लोग हैं जो कि वापस पाकिस्तान आए हैं, या वापस वो किसी और कंट्री, जिस भी कंट्री, लेबनीज, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन कंट्रीज बिकॉज जीसीसी हैज चेंज्ड द पॉलिसी. ठीक है, some other substantial reasons of kind which justifies the dismissal, and that the employer acted reasonably in treating the reason as sufficient for dismissal. कोई भी रीजन हो सकती है, हेरासमेंट की रीजन होती है, बट हेरासमेंट अगेन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कंडक्ट. लेकिन कोई भी रीजन हो सकती है, मे बी थेफ्ट की हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसके लिए एम्प्लॉयर के पास सफिशिएंट फैक्ट्स मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है फॉर रीजनेबल लॉजिकल डिसमिसल. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसमिसल. कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, रॉन्गफुल डिसमिसल. कंस्ट्रक्टिव का मतलब है यहां पर एम्प्लॉयर सही है, किसी भी एम्प्लॉय को निकालते हुए वो सही है एंड ही इज डूइंग इट राइट वे. Resignation by the employee because the conduct of employer was sufficient to be deemed. अब यहां पर बेसिकली दोनों, अगर एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर रहा है तो उसके पास सफिशिएंट रीजन है, अगर एम्प्लॉयर फोर्सफुल रेजिग्नेशन ले रहा है तो उस एम्प्लॉयर के पास भी सफिशिएंट रीजन है. तो ये बेहतर है. कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल इज गुड फॉर बोथ द पार्टीज, दैट इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. रॉन्गफुल का मतलब क्या हो जाता है, अब यहां पर दोनों में से एक पार्टी सफर कर रही है, या जो भी पॉलिसी थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, यहां पर देखिए दिस इज विदाउट नोटिस. जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था, दैट मींस यू आर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर?
किसी स्टूडेंट को कोई सवाल यहां पर? If there is any student who is having any sort of question here, any question? No question. All right. अब हम जा रहे हैं what is redundancy. For the purpose of the right to be consulted, which applies when an employer purposes to make many employees redundant over few days, is dismissible for as on related to individual concerned for a number of reasons, all of which are not so related. This includes, for example, a situation where dismissals are not related to the conductor capability of the individual but as a part of the organization. रिडेंडेंसी का मतलब बेसिकली रिपीटेशन ऑफ जॉब होता है या ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क अप्लाइज होता है. रिडंडेंट तब किया जाता है कि हम अब एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब से नहीं निकाल रहे हैं, हम तमाम असिस्टेंट मैनेजर्स को हटा रहे हैं जॉब से क्योंकि उनकी जॉब ओवरलैप कर रही थी मैनेजर्स की जॉब को. मैनेजर भी वही काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर भी वही काम कर रहा है, तो हमें कॉस्ट कटिंग के ऊपर जाना है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम कॉस्ट कटिंग करते हैं तो हम रिडंडेंसी पे जाते हैं. वी एलिमिनेट दोज पोजीशंस जहां जिनकी जिनकी जरूरत नहीं होती. रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रही होती है, रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रही होती है, नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी स्टूडेंट को है तो बेटा पूछ लो. If you guys have any question, please ask me now. Okay, good. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, जैसे कि हेडिंग नंबर 8 है. हेडिंग नंबर 8 इज फेयरनेस. रिडंडेंसी का मतलब होता है उजैर नदीम, रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेशन. ठीक है, अब क्या होता है जब एम्प्लॉयर जो है वो ये देखता है कि मेरी दो पोजीशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो मेरे पास बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड बेकार लोगों की, मतलब बेकार में मैं क्यों अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जाया करूं. दैट्स द टर्म के रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रही है. मैनेजर भी वही काम कर रहा है जो असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है, तो मैं असिस्टेंट मैनेजर की सारी पोजीशन को खत्म कर दूंगी. रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रहा है, मुझे उतने लोग रिक्वायर्ड नहीं है जितने के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर हुए हैं, तो मैं अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए अननेसेसरी अनवांटेड लोगों को हटा दूंगी. तो दिस इज नॉट डन ऑन द बेस्ड ऑफ कंडक्ट और एनी डिसिप्लिनरी एक्शन. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है उजैर? ओके, अब आते हैं हम 8th हेडिंग है, दैट इज फेयरनेस. अच्छा जी, फेयरनेस. ग्लोबलाइजेशन ने कंपनीज का ऑपरेशन, कंपनीज का लाइफस्टाइल, कंपनीज का कल्चर सब कुछ चेंज कर दिया है. ठीक है, अब यहां पर जॉब फॉर लाइफ वाली बात हो गई है कि अब लोग एम्प्लॉइज जो हैं, इवन इफ यू सी आई एम वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ. ठीक है, a move from employees effort due to loyalty of the companies toward effort expecting appropriate rewards. फेयरनेस का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि किसी भी तरीके से काम कर रहा है, कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, कंपनी के साथ कमिटेड है, लॉयल है, उस
की लॉयल्टी, उसकी कमिटमेंट को जो है वो कंपनसेट किया जाए मॉनेटरी तौर के ऊपर। ठीक है, दैट इज एम्प्लॉयर को उसकी कमिटमेंट, उसकी लॉयल्टी, उसके अच्छे काम को कंपनसेट करना लाजिम है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो। फिर यहां पर रॉशर ग्रेलर ने एक रिलेशनशिप बताया है, employees believed was expected of them and what they expected in return from the employer। देखिए, रॉशर ग्रेलर ने ये बात बोली है कि दोनों की एज एन एम्प्लॉय की भी अपने एम्प्लॉयर से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, इसी तरह एम्प्लॉयर की भी अपने एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। दे डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कोअर्सिव, कैलकुलेटिव, और तीसरा वाला जो है दैट इज कोऑपरेटिव। ये उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन है उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है बाय थ्रेट। एम्प्लॉयज फील फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट एंड व्यू रिवॉर्ड्स एज इनएडिकेट। यानी जो रिवॉर्ड अब दिया जा रहा है वो रिवॉर्ड ना काफी है, इनएडिकेट है, तो अब जो भी एम्प्लॉय के साथ काम करवाया जा रहा है दैट इज थ्रू फोर्स, बाय थ्रेट। कोर्सिव का मतलब ही है बाय फोर्स एंड दैट इन अ नेगेटिव वे। कैलकुलेटिव, employees act voluntarily and work in exchange for an indefinable set of rewards। अब यहां पर दे आर वेरी कैलकुलेटिव, वो ये देख लेते हैं कि हमें इस काम करने से ये हमें फायदा है, इनडेफिनिट फायदा है। इनडेफिनिट का मतलब है बेतहाशा फायदा है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है। थर्ड हेडिंग इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि अब दोनों के गोल्स पूरे हो रहे हैं। Employees contribute more than would normally be expected from them। They actively seek to contribute further for the achievement of company's goals। क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर ली है कि कंपनी के गोल को अचीव करने में हर एम्प्लॉय का अपना जाती फायदा भी है। अगर हेनरी फेयोल के वो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और इंटरेस्ट ऑफ जनरल वाले पॉइंट को याद करो, उसमें भी क्या कहा गया था कि अगर एम्प्लॉय ये बात समझ ले कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में उसका अपना भी फायदा है कि उसके गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर है? गुड। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज एडम्स इक्विटी थ्योरी। इक्विटी का मतलब बेटा क्या है? अगेन फेयरनेस। अब एडम ने भी फेयरनेस के ऊपर एक थ्योरी दी है और उसने ये बोला है, एम्प्लॉय जज फेयरनेस इन 2 मेन वेज। कोई भी एम्प्लॉय है वो फेयरनेस को इन 2 तरीकों से जज करता है। सबसे पहले वो कंपेयर करता है कि जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जो उसको मिल रहा है वो एडिकेट है, वो काफी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवर टाइम कर रही हूं तो उस ओवर टाइम के मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखी है तो क्या मेरा इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से आया है? दैट इज व्हेन इट इज एडिकेट, व्हेन व्हाट आई एम इनपुटिंग आई एम गेटिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट, रिवॉर्ड भी मुझे सेम मिल रहा है। ठीक है, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरी रिसीविंग ऑफ रिवॉर्ड इज सेम, इज इन इक्वेशन। ठीक है, बाय कंपेयरिंग देयर सिचुएशन टू दैट ऑफ अदर्स, और उनके साथ ऐसा हो रहा है या बाकी लोगों को भी फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दे दी है, सपोज ऑल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर गिवन बोनस ऑफ ₹50,000 except one team which is given 60,000। all were probably happy with the 50,000 bonus until they discovered that some got 60,000। तो अब उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि they are not treated fairly। is it clear?
मैं मूव कर रही हूं सोलोमॉन। सोलोमॉन ने भी यही बात की है डिफरेंट तरीके से। इन्होंने बोला है इक्विटी इन रिलेशन टू पे देयर आर मेनी कंसिडरेशंस। अब यानी इक्विटी को फेयरनेस को इक्विटी कहा जाता है और फेयर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट में। पेमेंट के अंदर अ लिविंग वेज, कंपेयर एम्प्लॉइज नीड एंड देयर इनकम। हम एक मिनिमम इनकम सेट हमने बना दिया है कि हर इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए मिनिमम इतनी इनकम की जरूरत है। ठीक है, जिस तरह से हम बजट के अंदर आपका लेबर वेज डिसाइड कर देते हैं, दैट इज द लिविंग वेज, कि मिनिमम सर्वाइवल के लिए वो वेज उस लेबर के लिए जरूरी है। रेट फॉर द जॉब, कंपेयर एम्प्लॉइज कैरिंग आउट द सेम रोल। अब आप रेट फॉर द जॉब मार्केट कंपैरेटिव पैकेज कैसे बनाते हैं, ताकि आप दूसरी कंपनीज के अंदर भी देखें कि भाई इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए क्या पेमेंट की जा रही है। आउटपुट रिवॉर्ड, कंपेयर द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेम एरिया। अब सेम एरिया के अंदर बाकी लोगों के भी आउटपुट को कंपेयर करो कि ये कितना प्रोड्यूस, कितनी प्रोडक्टिविटी ये एम्प्लॉय दे रहा है। जितनी ये प्रोडक्टिविटी देगा उतना उसको हम कंपनसेट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ पे बहुत दी हुई और सीनियर मैनेजमेंट अपना काम ही नहीं कर रही। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली डिवाइड करनी होती है ऑन ईच लेवल। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है रिस्पॉन्सिबिलिटी तक तो बेटा पूछ लो। If you guys have any question till the word responsibility, please ask me now. Anytime my connectivity will go. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई है, रात से गई हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। आई एम अवेलेबल, बट अगर मेरे पास लैपटॉप और फोन जिसका मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है वो दोनों चीजें नहीं चलेंगी तो आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट। आई होप आ जाए लाइट तो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन टिल 11, अदरवाइज टिल द पॉइंट जहां तक ये मेरा साथ दे चीजें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बच्चों आवाज आ रही है? ओके, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आप लोगों को क्लियर कर दिया है। मैं अब फिफ्थ पॉइंट पे जा रही हूं, दैट इज डिफरेंशियल्स। कंपेयर एम्प्लॉइज कैरिंग आउट डिफरेंट रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट का अपना रोल होता है, हर इंडिविजुअल का अपना रोल होता है और वो डिफरेंट होता है देन दी अदर। तो उस रोल के हिसाब से उसको पेमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही है। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना एम्प्लॉइज को जो सेम रोल कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे कंपैरेटर के पास भी तो कुछ लोग काम कर रहे हैं और कंपैरेटर भी सेम प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके पास भी तो उस पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई बंदा काम कर रहा होगा टू फाइंड आउट कि वहां पर उसको कितनी पेमेंट मिल रही है, और हम भी अपना पेमेंट मार्केट कंपैरेटिव रखेंगे। स्टेटस, कंपेयर एम्प्लॉइज कैरिंग आउट डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्टेटस। क्या पोजीशन उनकी, पोजीशन वाइज स्टेटस आता है। कंट्रीब्यूशन, कंपेयर एम्प्लॉइज पे टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली उसको हमें कंपनसेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। नूर खान, उजैर, फवाद, इर्जा। गुड, ठीक है, मैं आगे जा रही हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पे हमने पूरा एक टॉपिक कवर किया हुआ है, लेकिन और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हर किसी को बेस्ड ऑन देयर स्किल्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वी शुड नॉट बी जजिंग पीपल, ठीक है, क्योंकि प्रेजुडिस करना या हिरासमेंट करना, डिस्क्रेडिट करना बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा गलत है। सो हमें कोई भी ऐसा काम, डिस्क्रिमिनेशन इज अनलॉफुल, ये लीगल नहीं होता है। तो हमें किसी भी बेसिस के ऊपर बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन या बेस्ड ऑन
द मैरिटल स्टेटस, ठीक है, बेस्ड ऑन रेस। ओके, मेरे लैपटॉप ने एरर दे दिया है बेटा, मैं इसको जितना कंटिन्यू कर सकूंगी कर रही हूं। आई होप अल्लाह करे लाइट आ जाए तो क्या ही बात है, बट लेट्स सी। बेस्ड ऑन रेस, कलर, नेशनैलिटी, एथनिक ओरिजिन का मतलब होता है कहां से आपकी, किस बैकग्राउंड से आपकी ओरिजिनिटी है, ठीक है। रिलीजियस बिलीव्स, इन सारी चीजों के ऊपर, इवन बेसिस ऑन डिसेबिलिटी, if a woman giving having a baby, soon going to have a baby, तो उसको हमें उसके राइट्स होते हैं, उसे हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है जिसमें हम मैरिड फीमेल्स को या मदर्स को हायर ना कर सके, ठीक है। सो वी शुड हैव अ लॉफुल हायरिंग प्रोसेस जहां पर हम इन सारी चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है। फिर हम जाते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी हायरिंग प्रोसेस के ऊपर। अच्छा, आई बिलीव कि मैं इस टॉपिक को यहां स्टार्ट ही ना करूं, क्योंकि यहां से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर ये बीच में रह जाएगा तो ज्यादा गलत हो जाएगा, दैट वुड बी मोर बैड। सो बेटा, कल की क्लास के लिए आप लोग याद रखेंगे, हमने 107 इक्वल अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करना होगा। पेज नंबर 107 इक्वल अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप मैं दोनों चीजों में, मैं अपना लैपटॉप और मोबाइल दोनों चार्ज रखूंगी फॉर अ बैकअप, बिकॉज आजकल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मॉर्निंग के टाइमिंग्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। मे बी शायद इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, होता नहीं है यूजली, कल हुआ है और आज हुआ है, यूजली ये होता नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक चीज आप लोगों से बात करनी थी, जो मुझे अनाउंसमेंट करनी है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट ई सेक्शन का इस ग्रुप पे है तो बेटा, ई सेक्शन के लिए दिसंबर अटेम्प्ट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ये मेरा ऑनलाइन के बच्चे और मेरे बी सेक्शन वाले बच्चे जिनकी अटेम्प्ट बनती है दिसंबर में, ये बैच उनके लिए चल रहा है, बाकी आपकी अपनी कॉल है। आई एम नो वन टू रिस्ट्रिक्ट यू, बाकी आपकी अपनी कॉल है। बोवीथिल हम कवर कर चुके हैं, 80% ऑफ द कोर्स कवर हो गया है। कुछ टॉपिक्स जो बोवीथिल के अंदर नहीं थे वो मैंने इस बुक के अंदर मार्क कर दिए हैं, और वो 20 to 30% मैक्सिमम है कोर्स का, वो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। आज मैं आपकी मैनेजमेंट से बात करती हूँ, मैं कुछ स्लॉट्स आपके बढ़ा देती हूँ ताकि हम जल्द अज जल्द इस चीज को वाइंड अप कर ले, और मैं आपको लूप में इंफॉर्म रखूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप पर, ठीक है। अब आपकी अटेम्प्ट कब की है, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये आपको रिस्पेक्टिव आपके इंस्टीट्यूट से खबर मिलेगी। प्लीज ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप को हमने बनाया है इंफॉर्मेशन या मटेरियल डिस्कशन के लिए, सो अवॉइड अननेसेसरी इररेलेवेंट डिस्कशन ओवर देयर, आई वुड अप्रिशिएट, अदरवाइज होगा ये कि मैं ग्रुप लीव कर दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। मैं क्लास यही खत्म कर रही हूँ ड्यू टू माय लो बैटरी एंड नो कनेक्टिविटी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।